हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हमने घोषणा की थी कि हम 8 जनवरी से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म भव्य एजुहब पर सीईटी और एलडीसी के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसी क्रम में हम आज 8 जनवरी से हमारी क्लासों की स्टार्ट कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था से हम हमारे इस ऑनलाइन फ्री बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे-धीरे 10-15 दिन के राउंड में आपको लगभग सभी वो सब्जेक्टों की क्लासेस हम हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा देंगे, जो कि सीईटी और एलडीसी में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उससे ओरिएंट जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की क्लासेस आपको रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगी। और जो यूट्यूब पर हमारी जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, नोट्स हैं, एमसीक्यू है या फिर पीवाईक्यू हुए, उन सभी की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भव्य आईजी हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये सारी अपडेटें मिलेंगी। इन सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। और जो हमने फ्री बैच की अनाउंसमेंट की थी, उसी क्रम में आज हम हमारे इस बैच की शुरुआत हमारे सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको देखा जाए कि इसका अच्छा खासा वेटेज आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेगा। अभी हाल ही में सीईटी का नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। एलडीसी के लिए समथिंग 10,000 प्लस पदों की घोषणा की गई है। वनपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है। महिला पर्यवेक्षक का भी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तो उन सभी में भी देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी का एक अच्छा खासा वेटेज है। और जब हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वह रहता है संविधान सभा। तो आज हम उसी क्रम में हमारी इंडियन पॉलिटिक्स शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम जीरो लेवल से, अगर देखा जाए कि इस हमारी क्लासों की शुरुआत को हम जीरो लेवल से करेंगे और संविधान सभा से हम हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे एक एक चीज को बारीकी से भी हम नोटिस करते हुए चलेंगे कि आखिर संविधान में, भारत के संविधान में आखिर है क्या। जो भारत की शासन व्यवस्था है कि इतना बड़ा भूभाग है जिसका शासन आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से संचालित किया जा रहा है, वो कार्य किसके अनुरूप किया जा रहा है कि वो संविधान के अनुरूप वो कार्य किया जा रहा है। तो उस संविधान को बनाने के पीछे जो हमारे महापुरुष थे, उन लोगों ने क्या-क्या कार्य किए, संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, उन संविधान सभा के उन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हम हमारी इंडियन पॉलिटी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे पहला चैप्टर है जो कि कौन-सा है? वह है संविधान सभा। उससे पहले हम संविधान सभा के बारे में जानें, उससे पहले हम भारत के एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम अगर बात करें कि भारत, जैसे कि हमें पता है कि भारत में कौन-सी व्यवस्था है? लोकतंत्र व्यवस्था है। और लोकतंत्र की भी बात करें, तो लोकतंत्र के प्रमुखतः क्या होता है? 3 स्तंभ होते हैं। कौन-कौन से? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। लेकिन भारत का कॉन्सेप्चुअल क्या है? भारत में ये तीनों कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र के ये तीनों पार्ट हैं, ये 3 स्तंभ भारत में हैं। लेकिन जो विधायिका और कार्यपालिका है, वो अलग-अलग नहीं है। यानी कि विधायिका का ही एक अंग क्या है? वो कार्यपालिका है। और अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में कौन-सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के तहत कार्य किया जाता है। कि जैसा कि हमें सभी जानते हैं कि भारत में एक संसद है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? भारत देश के लिए कानून बनाना, नीति निर्धारण करना और भारत के शासन को संचालित करना। जो भी वो कानून या फिर वो योजनाएँ संचालित बना रही है, उनको बेहतरीन ढंग से अनुरूप करना। तो वैसे ही लोकतंत्र, जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम उनकी भी थोड़ा बात करें कि ये विधायिका में आखिर हमें किनको रखा है, कार्यपालिका में किनको रखा है या फिर हमने न्यायपालिका में किनको रखा है। तो ध्यान रखना है कि विधायिका में हमने 2, भारत में देखा जाए तो भारत में एक्चुअली कैसी व्यवस्था है, यहाँ पे दोहरी व्यवस्था है। अगर हम थोड़ी बात करें कि भारत में विधायिका की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो भारत में क्या है? दोहरी विधायिका है। दोहरी विधायिका मतलब कि क्या है कि एक तो देश के लिए, देश में कौन-सी व्यवस्था है? संसद। और दूसरा क्या है? राज्यों के लिए। राज्यों में कौन? विधानमंडल। राज्यों में कौन कार्य करता है विधायिका के रूप में? राज्यों में विधायिका के रूप में विधानमंडल कार्य करता है और देश में विधायिका के रूप में कौन कार्य करते हैं? संसद। और संसद के भी देखा जाए तो 2 भाग हैं, कौन-कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं। पहला तो कौन-सा होता है? विधानसभा और दूसरी कौन-सी होती है? विधान परिषद। उसी प्रकार देखा जाए तो भारत में कैसी विधायिका है? हम कह सकते हैं कि भारत में दोहरी विधायिका है, जहाँ पे
देश यानी कि भारत के लिए अलग कौन सी संसद और राज्य के अलग कौन सी है, राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है। वैसे देखा जाए तो जो विधायिका रहती है वह एक तो संसद है जो कि किसके लिए है, संपूर्ण भारत के लिए, और जो राज्य विधानमंडल है वह किसके लिए है, वह है सभी राज्यों के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि भारत में कैसी विधायिका है, तो भारत में दोहरी विधायिका के रूप में भारत काम करता है। और हम अगर बात करें कि कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका के अंग कौन होते हैं, तो कार्यपालिका में स्थायी यानी कि एक तो नौकरशाही जो आईएएस आरएस होते हैं, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहां पे आईएएस हो गए। अगर हम राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो स्थायी रहते हैं, नौकरशाही रहते हैं, 60 साल की एज में रिटायरमेंट रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, स्थायी। तो कार्यपालिका के भी दो अंग रहते हैं, कौन से, स्थायी यानी कि नौकरशाही और अस्थायी यानी कि जो मंत्री परिषद जिसका कार्यकाल फिक्स नहीं रहता, 5 वर्ष होता है उन्हें पता, सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है, इसलिए मंत्री परिषद को हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद को हम अस्थायी कहते हैं। और तीसरी हमारी व्यवस्था कौन सी है लोकतंत्र की, वह है हमारी न्यायपालिका, जिसके अंदर सबसे पहले कौन है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे भारत में कितने हैं, सिर्फ एक है, हमारा भारत का सिर्फ एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारी नई दिल्ली में। दूसरा उच्च न्यायालय जो कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय रहता है, और तीसरा होता है अधीनस्थ न्यायालय जो कि किसके अंडर में काम करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं। तो हम देखा जाए कि पूरी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोकतंत्र के तीन स्तंभ है, कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके समक्ष विधायिका में हमने संसद राज्य विधानमंडलों को रखा है, कार्यपालिका में हमने स्थायी नौकरशाही और अस्थायी नौकरशाही, जिसमें अस्थायी में कौन है, मंत्री परिषद, ठीक, और न्यायपालिका में हमने जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सिर्फ एक, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का एक, और अधीनस्थ न्यायालय भी हमने इसको रखा है। और अगर हम बात करें कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो ध्यान रखना है कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसलिए यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में भी कितने अंग बताए हैं हमने, 3 अंग आपको बताए हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसलिए यहाँ कार्यपालिका विधायिका से पृथक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कार्यपालिका है वह किसका अंग मानी गई है, वह विधायिका अंग मानी गई है, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य रहते हैं वही किसके रूप में कार्य करते हैं, वो कार्यपालिका के रूप में वो कार्य करते हैं, क्योंकि विधायिका में हमने संसद और राज्य विधानमंडल को चुना, इनके सदस्य ही बाद में जाकर मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, और वो ही कार्यपालिका के रूप में अस्थायी नौकरशाही के रूप में भी वो कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ जो कार्यपालिका है वह किससे पृथक नहीं है, वह विधायिका से पृथक नहीं है, और कार्यपालिका को किसका भाग माना गया है, विधायिका का एक भाग माना गया है। और मंत्री जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कार्यपालिका में स्थायी नौकरशाही और अस्थायी यानी कि मंत्री परिषद होता है, और जो मंत्री होता है उसको विधायिका का सदस्य भी बनना पड़ता है, कि पहले वह सांसद या एमएलए चुना जाएगा, उसके बाद ही तो वो मंत्री पद की शपथ लेगा, यानी कि उसके बाद ही तो वो कार्यपालिका में प्रवेश करेगा, इसलिए मंत्री को विधायिका का सदस्य भी बनना पड़ता है। और बात करें, जैसे कि हमने बात की कि भारत में कैसी विधायिका है, तो भारत में दोहरी विधायिका है, देश के लिए अलग और राज्य के लिए अलग है, क्योंकि केंद्र व राज्य की अलग अलग विधायिका होती है, बिल्कुल, क्योंकि देश में कौन कार्य कर रही है, संसद, और राज्य में कौन कार्य करता है, राज्य विधानमंडल कार्य करता है। राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका के अधीन नहीं है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, कि राज्य की जो विधायिका यानी कि जो विधानमंडल विधानसभा है वह केंद्र की विधायिका के अधीन नहीं है। और इस व्यवस्था को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि भारत में कैसी कार्यपालिका कार्य करती है, दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के मंत्री संबंधित राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे, और देश की संसद के जो मंत्री वगैरह हैं वह देश की कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कैसी कार्यपालिका है, भारत में दोहरी कार्यपालिका है, और विधायिका भी कौन सी है, तो दोहरी विधायिका और दोहरी कार्यपालिका भारत में है। लेकिन भारत में एक न्यायपालिका है, लेकिन जो न्यायपालिका है वह सिर्फ एक है, वह सिंगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका का अधीन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन सारे कोर्ट आते हैं, इसलिए न्याय व्यवस्था कैसी है भारत की, वह सिर्फ सिंगल है। लेकिन यहाँ पे अगर विधायिका की बात करें
तो दोहरी विधायिका, और अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो यह दोहरी कार्यपालिका है। अब इनके कार्य क्या-क्या हैं? विधायिका के क्या कार्य हैं और अपने कार्यपालिका के क्या कार्य हैं या न्यायपालिका क्या कार्य है? उनको समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी पॉलिटी में, और जो पॉलिटी में हमारा जो पहला पॉइंट है, वह कौन-सा है? वह हमारा संविधान सभा। कि संविधान सभा की आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और संविधान सभा का हमने कैसे चुनाव किया, इसमें हमने सदस्यों की संख्या कैसे ली? तो उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों रहती है? जैसे कि हमारा घर है, हम नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारा घर है, उस घर में भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि इतने बजे तक, रात को 10 बजे तक बाहर नहीं जाना है, या फिर कोई भी मेहमान है उसके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करना है, या फिर घर में कोई भी फंक्शन होता है तो जैसे सभी को छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं कि जैसे कि किसी को टेंट वाले की ज़िम्मेदारी, किसी को डीजे वाले की, किसी को हलवाई की। ऐसे घर में हम ज़िम्मेदारी बाँटते हैं। वो ज़िम्मेदारी हम क्यों बाँटते हैं? ताकि घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, किसी एक व्यक्ति विशेष पर कोई बर्डन ना आ सके, इसलिए हम उन व्यवस्था को बाँटते हैं। अब जब घर जिसमें सीमित सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त फैमिली होगी तो यहाँ पे कितने 15-20 सदस्य होते हैं, लेकिन देश जो कितने करोड़ों 140 करोड़ जनसंख्या का है, उसकी शासन व्यवस्था सँभालनी है, तो उस देश में भी तो नियम कायदे कानून होने चाहिए ना। यानी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सँभालने, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए इस इतने बड़े भूभाग, इतने बड़े क्षेत्र जो कि हम भारत के नाम से जिसको जानते हैं, उसकी शासन व्यवस्था को सँभालने के लिए, सुचारू रूप से उसको संचालित करने के लिए और सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी? वह एक किसी नियम कायदे कानून की हमें ज़रूरत पड़ी थी, और उस नियम कायदे कानून वाले दस्तावेज़ को हमने क्या कहा है? उस दस्तावेज़ को हमने कहा है संविधान। इसलिए हमें किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहती है? हमें संविधान की आवश्यकता रहती है। अब चूँकि क्या संविधान की आवश्यकता, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसी समय हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्या उससे पहले किसी ने माँग नहीं की? तो हमें ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा की जो माँग है, यानी कि जो संविधान की माँग है, वह ज़रूरी नहीं 1947 में, उससे पहले भी संविधान की माँग हुई थी। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले संविधान सभा की माँग किसने की थी, तो हमें ध्यान रखना है 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की माँग की थी। सर्वप्रथम भारत में अगर बात करें कि सर्वप्रथम संविधान सभा की माँग किसने की थी, तो वह बाल गंगाधर तिलक जी ने माँग की थी। और कैसी माँग थी यहाँ पे? इनकी स्वराज की माँग थी। किसकी माँग थी यहाँ पे? स्वराज की माँग। इनका प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यानी कि स्वराज के सबसे बड़े समर्थक थे। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की माँग की थी। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि उसके अलावा और किसने माँग की थी, तो ध्यान रखना है कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की माँग रखी थी। और अगर हम बात करें 1928 में, मैं आपको अभी विगतवार बताता हूँ, 1928 में नेहरू समिति, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट नेहरू समिति का नाम पढ़कर नेहरू जी से ये आशय लगा लेते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखना है कि नेहरू समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, जो कि हमारे उस समय के भारत के एक महान एडवोकेट हुए हैं। मोतीलाल नेहरू समिति, जिसको शॉर्ट में हम नेहरू समिति के नाम से जानते हैं, उन्होंने कब मांग की थी? 1928 में भी उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। और 1934 में दो लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहले तो एम.एन. रॉय, और दूसरी हमारी स्वराज पार्टी। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी, और सबसे पहले वह कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की थी? तो वह स्वराज पार्टी थी। और इसके अलावा 1934 में और संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो वह एम.एन. रॉय जी ने संविधान सभा की मांग की थी। तो ये ध्यान रखना है कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी जी ने, और एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज के अकॉर्डिंग, यानी कि स्वराज के हिसाब से किसकी मांग की थी? संविधान सभा की मांग की थी। और पार्टी के तौर पर फर्स्ट, यानी कि किसी भी
पार्टी के तौर पर पहली बार मांग, पार्टी के तौर पर फर्स्ट मांग किसने की थी? वह स्वराज पार्टी ने। कब की थी? 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। और सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, ध्यान रखना है, 1895 नेहरू। इसके अलावा भी किस किसने मांग की थी? तो ध्यान रखना है कि संविधान सभा में 1935 में कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा भी संविधान सभा की मांग की थी। इसके अलावा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। और उसके अलावा अंग्रेजों ने इस संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था? तो ध्यान रखना है कि 1940 में अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। कब? अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग, पहली बार संविधान सभा की मांग। लेकिन ये एक चीज भी हमको फैक्ट ध्यान रखना है कि जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, इसमें कहीं पर भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा था कि बस एक कमेटी होनी चाहिए जो कि भारत के नियम कानून कायदे बनाए, लेकिन कहीं पर भी संविधान सभा का इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में उल्लेख नहीं किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग कब मानी गई थी? वह 1940 में। कौन से प्रस्ताव द्वारा? अगस्त प्रस्ताव द्वारा मानी गई थी। लेकिन कहीं पर भी किसका उल्लेख नहीं था? कहीं पर भी संविधान सभा का वहां पर उल्लेख नहीं था। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, के अलावा अंग्रेजों के द्वारा 1942 में एक मिशन आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स मिशन। उसके द्वारा भी अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग की थी। और फाइनली 1946 में एक मिशन और अंग्रेजों द्वारा आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही हमारी जो वर्तमान संविधान सभा है, कि इसकी सिफारिशों के आधार पर ही हमारी वर्तमान संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो हमें कुछ बातें ऐसी ध्यान रखनी है कि आखिर संविधान सभा की मांग किसने की थी और वह किन किन के द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? 1995 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। 1922 में महात्मा गांधी। 1928 में नेहरू समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, जिसके अध्यक्ष थे। 1934 में एम एन रॉय और स्वराज पार्टी। पार्टी के तौर पर फर्स्ट बार मांग किसके द्वारा की गई थी? वह स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने अंग्रेजों ने पहली बार इस मांग को क्या किया था? स्वीकार किया था। और लेकिन इस मांग में कहीं पर भी किसका उल्लेख नहीं था? कहीं पर भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं था। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसके तहत में संविधान सभा की मांग की गई थी। और 1946 में कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। इसके सिफारिशों के आधार पर ही किसकी चुनाव हुए थे? संविधान सभा का चुनाव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है उसकी जो सिफारिशें थी उसके आधार पर ही हमने किसका इलेक्शन किया था? उसके आधार पर ही हमने संविधान सभा का इलेक्शन किया था। अब हम बात करें कि आखिर कैबिनेट मिशन क्या रहता है। तो कैबिनेट मिशन जो कि कब आता है, हमें ध्यान रखना है कि जैसा अभी मैंने बताया था कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जो कि ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री, यानी कि इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 3 सदस्य रहते हैं, जो कि ब्रिटेन में उस समय क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए इस पूरे दल को किस नाम से जाना गया है? कैबिनेट मिशन इसको हमने नाम दिया, क्योंकि ये तीनों जो इस मिशन के या फिर इस दल के जो सदस्य थे वह उस समय ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? इसको हमने कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है?
तो 1946 में आते हैं, जिसके 3 सदस्य कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय के भारत सचिव भी थे। दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या फिर उस समय के क्या थे? नौसेना मंत्री थे। ये 3 सदस्य। एग्जाम में कई बार इनका नाम पूछा गया है कि कैबिनेट सदस्यों के नाम क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यह 3 उस समय के ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, जो कि कैबिनेट मिशन के तौर पर कब भारत आते हैं? 1946 में भारत आते हैं। और इनकी ही सिफारिशों के आधार पर किसका गठन किया जाता है? हमारी संविधान सभा का गठन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन। यह इसी उद्देश्य के साथ में यह कैबिनेट मिशन भारत आता है कब? 1946 में। और इसके 3 सदस्यों के आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनके आधार पर ही भारत में किसका गठन किया जाता है? भारत में संविधान सभा गठन किया जाता है। अब जब क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की सिफारिशें मान ली गई, अंग्रेजों द्वारा अनुमति दे दी गई कि हाँ, भारत के नेता या फिर भारत के सभी राजनीतिक दल, उस समय के जो भी राजनीतिक दल थे, जैसे कांग्रेस या मुस्लिम लीग है, उन सभी के आधार पर संविधान सभा के इलेक्शन की मांग किसकी सिफारिश पर, यानी कौन से मिशन की सिफारिश पर मानी गई थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा की मांग मानी गई थी। तो संविधान सभा का जो चुनाव है वह कब होता है? तो ध्यान रखना है कि संविधान सभा का चुनाव भी 1946 में होता है। अब उस समय कोई क्षेत्र, जैसे हम आज के चुनाव में देखते हैं जो क्षेत्र होते हैं कि उस हिसाब से कि हमारा फला लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है, क्या उस समय क्या चुनाव था, क्या क्राइटेरिया था चुनाव लड़ने का? तो उस समय कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा के चुनाव किसी बेसिस पर किए गए थे कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि होगा? एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा। इस हिसाब से कुल कितने सदस्य थे? 389, 389 सदस्यों का हमें क्या करना था? चुनाव करना था। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जिस समय संविधान सभा के चुनाव यानी कब होते हैं? 1946 में। उस समय तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा था। भारत का विभाजन कब होता है? 1947 में। और हम बात किसकी कर रहे हैं? 1946 में। और उस समय 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाना था? एक प्रतिनिधि। इस हिसाब से कुल सदस्य क्या थे? 389। और 1946 में भारत भी 2 हिस्सों में विभाजित था कि एक तो कौन सा भारत था जिसको हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे, यानी कि जहां पे सीधा कंट्रोल किसका रहता था? अंग्रेजों का। और दूसरी कौन सा भारत था जिसको हम रियासत के नाम से जानते हैं? वहां पर किसका कंट्रोल रहता था? वहां पे राजा महाराजाओं का रहता था। यानी कि हम बात करें कि जो 1946 के समय हमारा राजस्थान इन दोनों फॉर्म में कौन सी अवस्था में था? तो वो रियासत कालीन था। राजस्थान में राजा महाराजाओं का नाम रहा है। उस समय भी हमारा जयपुर अलग स्टेट था, उदयपुर अलग स्टेट था, बीकानेर भी अलग स्टेट था। ये कभी ज्वाइंट रूप से स्टेट नहीं थे 1946 में। बाद में जब भारत का एकीकरण होता है और बाद में जब उसके बाद में आजादी के बाद में राजस्थान का एकीकरण होता है, तभी ये संयुक्त रूप से एक राजस्थान यूनियन बनाते हैं। राजस्थान राज्य जो आज हमें दिखता है वो बनता है। लेकिन 1946 में राजस्थान में भी रियासत थी। वैसे पूरे भारत में भी 2 तरह का कॉन्सेप्ट था। एक तो ब्रिटिश भारत जहाँ पे सीधा कंट्रोल किसका रहता था? अंग्रेजों का। दूसरा रियासत जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो उसी हिसाब से जो 389 सदस्य थे उनका भी डिवाइडेशन किया कि सर ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 296। और रियासतों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 93 सदस्य चुनकर आएंगे। लेकिन इनका भी कॉन्सेप्ट अलग था कि जो ब्रिटिश भारत से सदस्य चुनकर आएंगे वह कौन से रहेंगे? वह निर्वाचित रहेंगे। और जो रियासतों से जो सदस्य चुनकर आएंगे वह क्या रहेंगे? वह मनोनीत रहेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? निर्वाचित तो वो सदस्य उनको कहा जाता है जो कि वोटों द्वारा चुनकर आए, जनता द्वारा चुनकर आए। और मनोनीत उनको कहा जाता है जो कि कोई व्यक्ति विशेष या उस समय के जो भी राजनीतिक या व्यवस्था प्रमुख थे उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। उनको हम बोलते हैं मनोनीत सदस्य। तो ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। लेकिन ब्रिटिश भारत में भी 2 कैटेगरी बनाई गई। कौन सी? पहली तो प्रांत यानी कि राज्य। राज्य से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 292। और 4 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे? उच्चायुक्त प्रांत यानी कि उस समय की यूनियन टेरिटरी। तो आज हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, उस समय कौन से थे?
उस समय उच्चायुक्त प्रांत थे। और उस समय कितने उच्चायुक्त प्रांत थे भारत में? 4। कौन-कौन से? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये अजमेर, मेरवाड़ा हमारे राजस्थान वाला हिस्सा। कौन-कौन से 4 उच्चायुक्त प्रांत थे? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसको अगर शॉर्ट में हम याद करें तो ABCD से हम याद कर सकते हैं। ABCD से। A से अजमेर, मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में उस समय के 4 उच्चायुक्त प्रांत कौन से थे? तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ABCD से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो ब्रिटिश भारत में कितने सदस्य चुनकर आते थे? 296। उस समय के जो इलेक्शन हुए थे, पूरी कंक्लूजन है कि 2 तरह के थे। ब्रिटिश इंडिया जिसके कितने सदस्य थे? 296। उसकी भी 2 कैटेगरी बनाई गई थी। राज्य यानी कि राज्यों से यानी कि प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आने थे? 292। और उच्चायुक्त प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आने थे? उच्चायुक्त प्रांतों से 4 सदस्य चुनकर आने थे। वो 4 उच्चायुक्त प्रांत कौन-कौन से थे? ABCD से हमने याद कराया था। अजमेर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये हमारे उच्चायुक्त प्रांत थे। और ये सभी कौन से सदस्य थे? ये सभी क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। ये सभी क्या थे? निर्वाचित थे। और दूसरे तरह से कौन से थे? दूसरी तरफ थी रियासतें, जिसमें कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे। और कुल सदस्य संख्या कितनी थी? दोनों को मिलाकर कुल सदस्य संख्या 389 हमारी सदस्य संख्या, जो कि संविधान सभा की सदस्य संख्या थी, कि जिसमें ब्रिटिश इंडिया से कितने सदस्य? 296, रियासतों से 93 सदस्य। और ये सभी क्या थे? मनोनीत से, कि ये रियासतों द्वारा खुद अपने सेल्फ डिसीजन के आधार पर ही इनका इलेक्शन था। ये निर्वाचित यानी कि जनता के द्वारा। और किसके आधार पर? कि 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि का क्या करना था? इलेक्शन करना था। इस हिसाब से कितने सदस्यों का इलेक्शन करना था? 389 सदस्यों का इलेक्शन करना था। तो ये हमारे संविधान सभा के चुनाव का पैटर्न था। और अगर हम बात करें कि जो निर्वाचन पद्धति की हमने संविधान सभा की निर्वाचन पद्धति यानी कि जनता ने किस आधार पर, तो ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हमने संविधान सभा का क्या किया है? निर्वाचन किया है, संविधान सभा के सदस्यों को चुना है। और निर्वाचन मंडल यानी कि वोट कौन से डाले, क्योंकि उस समय तक तो लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता ही नहीं थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि देश में संविधान सभा का चुनाव कर रहे हैं। तो उस समय के जो भी विधानमंडल थे, जो भी प्रांतों के जो भी विधानमंडल थे, उनके सदस्यों द्वारा, तो निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल हुए थे? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा ही किसका चुनाव किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या जनता द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था? नहीं, जनता द्वारा नहीं, प्रांतीय विधानमंडलों के जो निम्न सदन के सदस्य थे उनके द्वारा। यानी कि हम बात करें राष्ट्रपति का चुनाव, हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन पद्धति से होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी वोटिंग होती है। लेकिन क्या जनता वोट डालती है? नहीं। तो वोट कौन डालता है? जो हमारी विधानसभा और संसद में MLA या फिर MP बैठे हैं, वो वोट डालते हैं। उसी हिसाब से उस समय जो प्रांतीय विधानमंडलों के जो निम्न सदन के सदस्य थे, उनके द्वारा ही किसका चुनाव किया गया था? हमारी संविधान सभा का चुनाव किया गया था। और कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था? तो कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 श्रेणियां रखी गई थी, यानी कि 3 कैटेगरी बांटी गई थी। कि मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई थी? 78 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई थी। और बात करें सिख कम्युनिटी के लिए 4 सीट, और सामान्य जिसके अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, ये सभी मिलाकर कितनी सीटें? 210 सीटें इनके लिए आरक्षित की गई थी। और कुल कितनी सीटें थी? 389 कुल सीटें थी। इनके आधार पर ही यह 3 श्रेणी, जो कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसके अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई वगैरह जो भी कम्युनिटी बसती है, उन सभी के लिए कितनी सीटें? 210 सीटें यहाँ पे रखी गई थी। तो इसके आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, उसके आधार पर यहाँ पे 3 श्रेणियां बनाई गई थी। और जब चुनाव हुए थे तो चुनाव का क्या परिणाम रहा था? कि इसमें 2 पार्टी सबसे बड़ी प्रमुख थी, एक तो कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने कितनी? 73 सीटें। और ये जब चुनाव परिणाम आए तो कुल कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो कुल 15 महिलाओं ने यहाँ से क्या जीता था? चुनाव जीता था। और ये चुनाव परिणाम किसके हैं? ये ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश भारत,
ब्रिटिश इंडिया के ये चुनाव परिणाम है, क्योंकि रियासतों द्वारा तो सदस्य क्या थे, मनोनीत किए जाने थे चुनकर। तो ब्रिटिश इंडिया के कितने सदस्य, 296 सदस्य वहां से चुनकर आने थे। तो उसमें से कांग्रेस के कितने सदस्य थे, 208। मुस्लिम लीग के कितने थे, 73। और उनमें से भी कुल कितनी महिलाएं चुनकर आती हैं, तो कुल 15 महिलाएं चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब महात्मा गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। और जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू है, इन्होंने बाद में ये संविधान सभा के सदस्य बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और ये एक कैसे इलेक्शन था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। किसके द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा यह चुने गए थे। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर यह एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका निर्वाचन हुआ था। तो इसके आधार पर हम बात करते हैं कि इसके आधार पर हमारे किसका चुनाव होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है। अब हम बात करें कि राजस्थान की, अगर हम बात करें कि राजस्थान से कितने सदस्य थे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में क्या थी, रियासतें थी, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन था। तो यहाँ के सदस्य मनोनीत होते थे। तो ये जितनी भी रियासतें थी राजस्थान के उस समय, अजमेर, मेरवाड़ा, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इन सभी ने अपने अपने सदस्य भेजे। तो ध्यान रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा के कितने सदस्य थे, एक। और ये उस समय क्या था, उच्चायुक्त प्रांत था। अलवर से कितने सदस्य थे, एक। बीकानेर से एक, जयपुर से 3, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कौन सी रियासत से सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में चुनकर गए थे, तो वह है जयपुर। कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। और जोधपुर की बात करें तो 2, उदयपुर से 2, और ईस्टर्न राजपूताना, यानी कि ईस्ट साइड की जो भी हमारी रियासत थी, उन सभी को संयुक्त रूप से हमने क्या कहा है, ईस्टर्न राजपूताना। वहां से कितने सदस्य चुनकर गए थे, वहां से भी 3। कोटा रियासत से 1 सदस्य। ऐसे करके कुल कितने सदस्य संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से शामिल हुए थे, तो कुल 14 सदस्य संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से शामिल हुए थे। उसके अलावा हम बात करें कि संविधान सभा का आखिर चुनाव कब हुआ था, तो 1946, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। लेकिन इस चुनाव के जब परिणाम आते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73। इस परिणाम से मुस्लिम लीग बोला कि हमें चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो इस चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। और अगर प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा, यानी कि आज का यूपी, उसमें सबसे ज्यादा सदस्य, कितने सदस्य थे, 55 सदस्य वहां से चुनकर आए थे। और उसके अलावा मद्रास की बात करें तो मद्रास से कितने सदस्य थे, 49 सदस्य। और अगर हम रियासतों की बात करें तो जो हमारी मैसूर रियासतें थी, वहां से सर्वाधिक, रियासतों में सर्वाधिक सदस्य कितने चुनकर आते हैं, 7 सदस्य मैसूर रियासत से चुनकर आते हैं। और राजस्थान में कौन सी रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर आते हैं, तो जयपुर रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर आते हैं। उसके अलावा हम बात करें थोड़ा और कि हम इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर बात करें, तो जैसा कि अभी बताया था कि संविधान सभा के चुनाव की बात करें, तो ये इलेक्शन कब होते हैं, तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। क्या होता है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। कितने, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। कुल कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है, 389। अभी तक के हमने जो भी बातें पढ़ी उनको समराइज करते हैं, कुल 89 सदस्य चुनाव किया जाता है, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया में से कितने सदस्य थे, 296 सदस्य। और प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतों से कितने सदस्य थे, रियासतों से 93 सदस्य यहाँ पर चुनकर आते हैं। लेकिन हम बात करें कि ब्रिटिश इंडिया में भी 2 कैटेगरी बनाई थी। पहली थी प्रांत, जहां से कितने सदस्य थे, 292, 292। और उच्चायुक्त प्रांत, उच्चायुक्त प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं, 4। वह कौन कौन से थे, ABCD से हमने उनको याद किया था। और यह चुनाव कौन सी पद्धति से किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह चुनाव किस पद्धति के आधार पर किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर ये चुनाव हुए थे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह कौन से इलेक्शन थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन थे क्योंकि इनका चुनाव किसने किया था, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। जो प्रांतों की विधानमंडल थी, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा यह चुनाव किए गए थे।
और थोड़ी हमने क्या बात करी थी कि हमने कैटेगरी वाइज बात करी कि हमने किसके लिए बांटे थे, तो हमने 3 श्रेणियाँ आनुपातिक के आधार पर 3 श्रेणी बाँटी थी कि हमने मुस्लिम के लिए कितनी सीटें रखी थी। मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए हमने 78 सीटें, सिख कम्युनिटी के लिए हमने कितनी सीटें रखी थी, हमने 4 सीटें रखी थी। और जो जनरल कैटेगरी जिसके अंदर हमने सभी को रखा है, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, उसके लिए कितनी सीटें थी, 210 सीटें हमने उनके लिए रखी थी। और कुल कितनी सीटें थी, 296 ब्रिटिश इंडिया की सीटों का ये डिवाइडेशन है। और जब इसका रिजल्ट आता है, चुनाव परिणामों का जब रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट क्या रहता है कि इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, तो कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं, तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। यह इसका रिजल्ट था। अभी तक की हमने जो भी बातें पढ़ी उसका मोटा मोटा प्रारूप ये है। और मैनर पद्धति की हम चुनाव की प्रतिनिधि, तो वो मैंने आपको बताई था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर ही ये चुनाव हुए थे। महात्मा गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने बाद में क्या कर दिया था, संविधान सभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हम थोड़ा और भी बात करें कि निर्दलीय कितने चुनकर आए थे, तो ध्यान रखना है कि ये फैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि निर्दलीय कुल 18 चुनकर संविधान सभा में 18 निर्दलीयों ने चुनाव जीता था। कि कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, उसके अलावा निर्दलीय ने 8 सदस्य, निर्दलीयों के कितने 8 सदस्यों ने यहाँ पे चुनाव जीता था। और महिलाओं की बात करें कि कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था, तो 15 महिलाओं ने यहाँ पर क्या किया था, चुनाव जीता था। और सर्वाधिक सदस्यों की बात करें तो संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से हमने अभी बात की कि मद्रास से कुल कितने सदस्य चुनकर आए थे, 49। रियासत की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ से थे, मैसूर से कितने थे, 7। तो ये अभी तक की जो संविधान सभा का इलेक्शन हुआ है उसका एक मोटा मोटा आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। और ये सभी डाटे जो भी हैं ये पूरे फैक्ट की बात है। अब जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, 389 सदस्य चुनकर आए थे, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस रही थी। अब जब सभी सदस्य चुनकर आ गए थे, तो उनका क्या कार्य था, उनका कार्य था कि देश के लिए संविधान बनाना। अब देश के लिए संविधान बनाएंगे तो उनके लिए क्या आयोजित की जाएंगी, बैठकें, मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। तो चुनाव के बाद में, जो कि कब होते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद में दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठकें आयोजित की जाती हैं। और हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की जाती है, तो ध्यान रखना है कि पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है, जिसके अंदर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और मैंने अभी आपको बताया था कि चुनाव परिणामों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो कुल कितने सदस्य इस बैठक में शामिल हुए थे, कुल 207 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए थे, जिनमें से 10 महिला भी इसमें शामिल हुई थी। और इस बैठक का उद्घाटन जब कोई हम हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, कैसे करते हैं, दीप प्रज्वलित करके। तो उस समय जो संविधान सभा के सबसे एक वरिष्ठतम सदस्य थे, कौन, आचार्य कृपलानी जी, उनके द्वारा हमारी संविधान सभा का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और जब भाई पहला दिन है, उस पहली बैठक को 210 207 सदस्यों को सुचारू रूप से दिशा निर्देश देने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ी थी। तो उस दिन हमने एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। वो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था, वह सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि वह सच्चिदानंद सिन्हा जी उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और ये परंपरा रही है, आज भी हम इस परंपरा को निभाते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, जब भी चुनाव होते हैं, पहली बार सदस्य चुनकर जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो उन सभी को शपथ दिलाने के लिए या आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए जब तक स्थायी अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था आज दिन तक की जाती है। ये व्यवस्था उस समय भी थी। और ये अस्थायी अध्यक्ष उस समय के जो वरिष्ठतम सदस्य थे वह कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उन्हें हमने क्या बनाया था, उन्हें हमने क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि ये सीनियरिटी के हिसाब से थे। अब अध्यक्ष के अलावा भी हमने उपाध्यक्ष किसके बनाया था, फ्रैंक एंथोनी जी को। और ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रैंक एंथोनी जी थे, ये एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में कौन चुनकर आते हैं, फ्रैंक एंथोनी जी थे। तो इन्हें हमने क्या बनाया था, टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमने किसे बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, वरिष्ठतम सदस्य।
वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर ही हमने किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। ये कब की बैठक है? ये हमारी पहली बैठक है। उसके अलावा हम बात करें कि हमारी दूसरी बैठक कब होती है, तो दूसरी बैठक हमारी होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दूसरी बैठक के दिन हमने क्या कार्य किया कि हमने संविधान सभा के सुचारू संचालन के लिए हमने अध्यक्ष का चुनाव किया कि संविधान सभा के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक स्थायी अध्यक्ष होना चाहता है। और हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं बाद में जाकर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या चुना? हमारी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। और हमने संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था? सर बी एन राव जी को हमने संविधान सभा का सलाहकार बनाया था। सर बी एन राव जी ने और कौन से देश का संविधान लिखा था? तो म्यांमार का संविधान। म्यांमार का संविधान भी किसने लिखा है? सर बी एन राव जी द्वारा म्यांमार का संविधान लिखा गया था। और भारतीय संविधान का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करने का जो श्रेय भी दिया जाता है, वो किसे दिया जाता है? बी एन राव जी को भी वो श्रेय दिया जाता है। तो हमने संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था? वह बी एन राव जी को बनाया था, जिन्होंने म्यांमार का संविधान भी बनाया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, वह भी किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच सी मुखर्जी को हमने उपाध्यक्ष कब बनाया था? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में बी टी कृष्णामाचारी को थोड़े दिनों बाद में कब? 16 जुलाई 1948 को हमने क्या संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया था। और ये ध्यान रखना है इस फैक्ट को, क्योंकि यह बी टी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये हमने अभी दो बैठकें पढ़ी कि हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह कब होती है? तो वह पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक होती है, जिसके अंदर हमने क्या कितने सदस्य? 207 सदस्यों द्वारा उस संविधान सभा में भाग लिया जाता है, जिसके अंदर हमने सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने क्या बनाया था? हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। हमने अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया था। और दूसरी बैठक हमें कब होती है? हमारी सेकंड बैठक हमारी कब होती है? तो सेकंड बैठक जस्ट 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी बैठक होती है, जिसके अंदर हमने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया था। स्थायी अध्यक्ष का हमने चुनाव किया था। और हमने स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने स्थायी अध्यक्ष चुना था। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, हमने उपाध्यक्ष किसे चुना था? तो ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष हमने दो बनाए थे, एच सी मुखर्जी और बाद में 16 जुलाई 1948 को कौन? बी टी कृष्णामाचारी जी, जो कि हमारे जयपुर रियासत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष हमने किसे बनाया था? तो ये भी आपको बताना है कि हमने फ्रैंक एंथोनी जी को हमने अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया था। तो फ्रैंक एंथोनी जी को हमने यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया था। उसके अलावा हम बात करें कि जब संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर अब तक संविधान सभा ने क्या कार्य कर चुकी थी? संविधान सभा का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु एक स्थायी अध्यक्ष का प्रावधान कर चुकी थी। अब तीसरी बैठक में डिसाइड किया गया था कि आखिर संविधान सभा को कार्य क्या करने हैं, कि संविधान सभा किस उद्देश्य के साथ में बनाई गई है, कि संविधान सभा को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। इसलिए 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, इस दिन क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है और ये संविधान सभा क्यों बनाई गई है, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ध्यान रखना है कि तीसरी बैठक में क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? तो ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946, जो कि थर्ड संविधान सभा की थर्ड बैठक थी, उस दिन पेश किया गया था। और यह पारित कब हुआ, यानी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को
सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे पेश किया गया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? आखिर संविधान सभा को क्या कार्य करने के लिए उद्देशित किया गया था? तो ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में लिखित है कि जो संविधान सभा एक कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है कि स्वतंत्र, संप्रभु और भारतीय गणराज्य की स्थापना करना चाहती है। और उसके लिए किसका निर्माण करना चाहती है? उसके लिए संविधान का निर्माण करना चाहती है कि हमें देश कैसा चाहिए? स्वतंत्र चाहिए, संप्रभु चाहिए, यानी कि वह देश अपने फैसले खुद ले सके, और भारतीय गणराज्य चाहिए कि हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसका अपना खुद का क्या हो, एक संविधान हो, एक कानूनी दस्तावेज हो, वैसा देश हमें बनाना है। और उस देश के अंदर हम कौन-कौन से क्षेत्र को शामिल करेंगे कि हम उस स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में, संघ से मतलब यहाँ पे किससे है? देश से, कि हम उस स्वतंत्र संप्रभु और भारतीय संघ में किन-किन क्षेत्रों को शामिल करेंगे, तो हम निम्न क्षेत्रों को वहां पे शामिल करेंगे। पहला ब्रिटिश इंडिया, दूसरी भारतीय राज्य, जो कि उस समय कौन से भारत, एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा रियासत है, तो हम ब्रिटिश इंडिया और रियासतों को भी किस में शामिल करेंगे? हम भारतीय संघ में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो अन्य भारतीय क्षेत्र हैं, उस समय अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा जैसे क्षेत्र, जिन पे देश आजाद होने के बाद भी गोवा पे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था, जिसको बाद में 1961 में जाकर हमारा गोवा आजाद हुआ था। तो अन्य भारतीय जो क्षेत्र थे उन्हें भी हम किसमें शामिल करना चाहते हैं? भारतीय संघ में। ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित है। और अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसे बाद में कौन सा क्षेत्र स्वेच्छा से भारत में शामिल होता है? सिक्किम, जो भारत में स्वेच्छा से शामिल होता है। कि ऐसे ब्रिटिश इंडिया, भारतीय रियासतें या भारतीय राज्य या अन्य भारतीय क्षेत्र, और अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से किसमें शामिल होना चाहते हैं? भारत में, उन सभी को हम किसमें शामिल करेंगे? भारतीय संघ में शामिल करेंगे। यह उद्देश्य प्रस्ताव की दूसरी लाइन है। और इन सभी को ऐसा देश बनाने के बाद में हम उसमें जो राज्य रहेंगे उन्हें कैसी शक्तियां प्रदान करेंगे? उन्हें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएंगी, जिससे क्या हो? प्रांतीय स्वायत्ता हो, कि प्रांत अपने फैसले क्या ले सके? खुद ले सके। और सरकार को जो शक्ति, जो अधिकार है, उनका स्रोत क्या रहेगी? तो उनका स्रोत है कि सरकार की शक्ति व अधिकारता का स्रोत क्या रहेगी? वह रहेगी जनता। यानी कि सीधा सीधा देश में कैसी व्यवस्था रहेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देश में रहेंगी, कि सरकार की शक्तियों व अधिकारों का स्रोत कौन होगी? वह जनता होगी। और हम नागरिकों को क्या देंगे? तो नागरिकों को कुछ अधिकार, जैसे कि नागरिकों को न्याय। कैसे न्याय? एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। हम इन 3 तरह के हम नागरिकों को न्याय देंगे। उसके अलावा नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, कैसी? कि वह नागरिक कोई भी विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है, किसी भी चीज में वह विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। ये भारत में ये व्यवस्था है कि भारत में सर्वधर्म की व्यवस्था है, कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इसलिए भारत में कोई भी किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है ना? उपासना कर सकता है, या फिर संघ बनाने की कोई भी व्यक्ति यूनियन बना सकता है, उसकी भी किसको स्वतंत्रता रहेगी? भारत के लोगों को। और कोई भी भारत के अंदर, भारतीय भूभाग में कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकता है। ये स्वतंत्रता है हमने किसको दी है? हमने नागरिकों को दी है। इसके अलावा उन्हें कुछ समताएं रहेंगी। कैसे? जैसे उन्हें प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष उन्हें समान रखा जाएगा। समता का मतलब होता है समान, कि सभी को समान अवसर, विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे और सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये अधिकार किसको दिए थे? नागरिकों को। क्या कौन से थे? एक तो न्याय, कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दूसरी स्वतंत्रता, कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तीसरी समता, समता कौन सी? प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष उन्हें क्या रखा जाएगा? समान रखा जाएगा। और ये कीजिए जो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित ये चीजें हैं, ये बाद में हमने कहाँ जोड़ी है? ये बाद में हमने भारत की प्रस्तावना में जोड़ी हैं। तो ये चीजें हमने किसमें शामिल रखी थी? ये चीजें हमने उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल रखी थी, जिसे कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके अलावा और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? कि हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपाय करेंगे। कौन कौन से वर्ग? जैसे कि हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, जिसके अंदर मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए हम विशेष उपाय रखेंगे। और दूसरा, पिछड़े हुए जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, और जो
बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लिए भी हम विशेष उपाय करेंगे, और जो सोशल रूप से यानी सोशली रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, जो SC ST है उनके लिए भी हम क्या करेंगे, विशेष उपाय करेंगे। ये कहाँ पे वर्णित था, ये हमारे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित था। और दूसरा है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल थल नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी होगी कि भारत की अखंडता को बनाए रखना, कल को कोई भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए सभी की जिम्मेदारी रहती है भारत की अखंडता को बनाए रखना। और जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आ रहा है, चाहे वह जल पानी हो, जमीन हो या फिर आकाश हो, यानी कि जल थल नभ हो, उस पर संप्रभु एकाधिकार हमारा रहेगा। किसका रहेगा, वह भारत का रहेगा। तीसरा है कि जब प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशिष्ट पहचान है कि भारत को वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की एक पहचान है, अतिथि देवो भव जो हमारी पहचान है, उसको बनाए रखना तथा विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना भी हमारा क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। कि जो विश्व शांति है, जैसा कि भारत के बारे में कहावत है कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, कि भारत बुद्ध का, युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। तो ये यानी कि, और बुद्ध, भगवान बुद्ध जो कि विश्व शांति के लिए सबसे बड़े यूथ आइकॉन माने जाते हैं। तो प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशिष्ट पहचान है, उसको बनाए रखना तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करने का कार्य भी भारत के द्वारा किया जाएगा। तो यह हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनको कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर को पेश किया गया था। तो संविधान सभा की हम बात करें कि जो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, पहली बैठक में क्या डिसीजन हुआ था, पहली बैठक में डिसीजन ये हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उपाध्यक्ष अस्थायी किसे चुना गया था, वह फ्रैंक एंथोनी जी को चुना गया था। दूसरी बैठक कब होती है, वह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें हमने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने स्थायी अध्यक्ष बनाया था। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को हमने उस समय उपाध्यक्ष बनाया था, और बाद में किसको हमने सेकंड उपाध्यक्ष बनाया था, तो BT कृष्णामाचारी जो कि हमारी जयपुर रियासत के सदस्य थे। उसके अलावा तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जिसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव में भी हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा उसके लिए कौन सा संविधान का निर्माण करना। दूसरा, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया, भारतीय रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र, या फिर ऐसे क्षेत्र जो स्वेच्छा से किसमें शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। दूसरा कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, यानी कि जो पावर है, वह किसको दी जाएगी, राज्यों को, जिससे क्या बनी रहे, प्रांतीय स्वायत्तता जिससे बनी रहे। और सरकार की शक्तियों व अधिकारिता का स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या रहेगी, वह जनता रहेगी। यानी कि कैसी व्यवस्था रहेगी भारत में, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी। और हम नागरिकों के लिए क्या करेंगे कि नागरिकों को न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दूसरी स्वतंत्रता कौन सी, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय करने की। तीसरी समता कौन सी, प्रतिष्ठा, अवसर व विधि के समक्ष समता। और हमने क्या कहा था कि निम्न के हितों के लिए विशेष उपाय, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हुआ, पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्र हुए, या फिर सामाजिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, उनके लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। और भारत के जो समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना है, वह इसके जल थल नल पर हमारा, जल थल नभ पर हमारा क्या है, संपूर्ण अधिकार को बनाए रखना। और जो प्राचीन काल से भारत की विशिष्ट पहचान बनी आ रही है, और मानव कल्याण व विश्व शांति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो ये सभी मोटिव, हमारी ये सभी उद्देश्य किसके थे, ये हमारी संविधान सभा के उद्देश्य थे। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर हमने कौन सा दस्तावेज तैयार किया है, संविधान, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसे लिखित संविधान माना गया है। तो इन सभी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही वह दस्तावेज हमारा तैयार हुआ है। और कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस दस्तावेज में कौन कौन सी ऐसी समितियां थी जिनका निर्माण किया गया था, किसके लिए, संविधान सभा के सुचारू रूप से संचालन के लिए। तो आज की क्लास में हमने देखा जो संविधान सभा का इलेक्शन था, या फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी क्लास से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी।